to my today's lecture. Today we are going to study about internal structure of ephedra. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एफिड्रा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी के बारे में। आज हम बात करेंगे उसकी आंतरिक संरचना या उसकी एनाटमी के बारे में। और एनाटमी का स्टडी हम उसके रूट, स्टेम और लीव्स तीनों पार्ट की करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेम की एनाटमी शुरू करते हैं। तो व्हेन वी कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द एफिड्रा, तो ये जो सेक्शन आपको इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज में यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्टेम ऑफ एफिड्रा। दिस वन, ये वाला आपका एफिड्रा का यंग स्टेम है और ये आपका मैच्योर स्टेम है एफिड्रा का। तो जब हम यंग स्टेम को देखते हैं तो इसकी आउटलाइन आपको अनइवन नज़र आ रही है। ये पूरी जो आउटलाइन है दिस इज़ अनइवन। ये अनइवन आउटलाइन जो होती है उसका कारण जो स्टेम होता है एफिड्रा का वो रिब्ड स्टेम होता है। तो इट इज़ क्लियरली डिफरेंशिएटेड, सरफेस इज़ नॉट इवन, इट इज़ डिफरेंशिएटेड टू रिजेस एंड ग्रूव्स। तो यहाँ पर आपको रिजेस माने उभार और ग्रूव्स माने खांच। तो आपको क्लियर जो सतह नज़र आ रही है उसकी स्टेम की वो उभार और खांच में या रिजेस एंड ग्रूव्स में आपको डिफरेंशिएटेड नज़र आ रही है। तो जब हम इसकी इंटरनल जो इसके टिश्यूज़ हैं उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ यू कैन क्लियरली सी कि जो स्टेम है इट इज़ differentiated into epidermis. Epidermis is the outermost layer. इसके बाद में आपका ब्रॉड कॉर्टिकल रीजन, ये पूरा कॉर्टेक्स है। उसके बाद में ये अंदर का रीजन जो एंडोडर्मिस के अंदर का रीजन जो होता है दिस इज कॉल्ड द स्टीलर रीजन। तो इसके तीनों पार्ट्स हम एपिडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन एंड स्टीलर रीजन इसकी हम स्टडी करेंगे। तो जब हम आउटर मोस्ट लेयर को देखते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इट इज़ एपिडर्मिस, जो कि थिक वॉल्ड सेल्स की बनी होती है। और ये जो लेयर है एपिडर्मिस की जो कि आउटर मोस्ट लेयर है इट इज़ कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, यानी इट इज़ हाईली क्यूटिकुलराइज्ड एंड प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल जस्ट आउटसाइड द एपिडर्मिस इज़ अ ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन। उसके बाद जो एपिडर्मिस है उसका थिक वॉल्ड सेल्स का बना होना वो भी एक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है जो ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन शो करता है। इसके बाद आपके यहाँ पर यू कैन सी जो स्टोमा आपको नज़र आ रहे हैं। ये स्टोमा जो है एपिडर्मिस के ऊपर जो ग्रूव रीजन है उस ग्रूव रीजन में पाए जाते हैं। स्टोमा ग्रूव के सेंटर में या ग्रूव के दोनों तरफ लोकेटेड हो सकते हैं। और ये स्टोमा जो है स्टोमेटल कैविटी में खुलते हैं। तो ये स्टोमेटल कैविटी या स्टोमेटल चैम्बर जो आपको नज़र आ रहा है उसमें ये जो स्टोमा पाए जाते हैं ये हैप्लोचीलिक टाइप के स्टोमेटा होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्टोमा का स्टोमेटल कैविटी के अंदर ये धंसा हुआ होना ये भी एक ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन शो करता है, एक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन शो करता है। जो आपका स्टोमा होता है यहाँ पर जितने भी स्टोमेटा पाए जाते हैं स्टेम के अंदर दे आर हैप्लोचीलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। हैप्लोचीलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा जिसके अंदर आपकी गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स, दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ स्टोमेटा या स्टोमा का जो है। इसके अंदर जो गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स का जो ओरिजिन होता है ये डिफरेंट मदर सेल से होता है, यानी गार्ड सेल्स का ओरिजिन अलग मदर सेल से होगा और सब्सिडियरी सेल्स का ओरिजिन अलग मदर सेल से होगा। तो इस तरह के स्टोमेटा जो होते हैं वो हैप्लोचीलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा कहलाते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टोमेटा हैं ये एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दे आर संकन इन सर्कुलर पिट्स इन ग्रूव्स और वी कैन से इन फरोज। इसके बाद में जो आपका ग्रूव रीजन है
आपका जो रिज वाला यानी उभार वाला जो रीजन है, तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इन द रिज रीजन स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट। तो ये जो है बिल्कुल रिज या उभार के जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। तो इस तरह से हर रिज के नीचे आपको एपिडर्मल हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगी, जो कि प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके बाद में ये आपका जो रीजन मैंने बताया था, ये कॉर्टिकल रीजन है, दिस इज कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होती है ये दो रीजन्स में बटी हुई होती है। एक दिस रीजन इज आउटर कॉर्टेक्स एंड दिस इज द इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स होती है वो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है। जो इनर कॉर्टेक्स होती है, ये इनर कॉर्टेक्स आपकी यू कैन सी लूजली अरेंज सेल्स की बनी है, जो कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाती है। तो यहाँ पर जो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई जो आउटर कॉर्टेक्स है, ये पैलिसेड टिश्यू कहलाता है। और जो इनर कॉर्टेक्स है जिसकी सेल्स राउंडेड या ओवल शेप की है, स्फेरिकल या ओवल शेप की, जिसमें क्लियर इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाई जाती हैं, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होती है। बट जो एंटायर कॉर्टेक्स है, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि इनमें पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में जस्ट लाइक अ मीजोफिल टिश्यू, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ होता है सेल्स में। तो सेल्स जो होती हैं क्लोरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। क्यों स्टेम को फोटोसिंथेसिस का काम करना होता है, क्यों पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा स्टेम में पाया जाता है? क्योंकि एफिड्रा के अंदर जो फॉलिएज लीव्स या एसिमिलेटरी टाइप ऑफ लीव्स होती हैं, उनका अभाव होता है। उनकी जगह सिर्फ मेम्ब्रेनस स्केली लीव्स पाई जाती हैं, जिनके एक्सिल से एक्सिलरी बर्ड्स से ब्रांचेस निकलती हैं। तो फोटोसिंथेसिस का काम तना करता है या स्टेम करता है, इसीलिए इस स्टेम को मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि स्टेम जो है मॉडिफाइड होता है, जिसे हम फिलोक्लेट कहते हैं। तो कॉर्टिकल रीजन के जस्ट नीचे इनडिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल पाई जाती है। Endodermis is not distinct, but it is distinct in very young stem. And pericycle also, it is also indistinct. You cannot distinguish it from other cells. तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल दोनों बहुत यंग स्टेम जब होगा तब यू कैन डिफरेंशिएट कि हाँ यस यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज एंडोडर्मिस एंड दिस इज पेरिसाइकिल। बट जैसे जैसे जो आपका स्टेम है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, तो ये दोनों लेयर्स जो होती हैं ये इनडिस्टिंक्ट होती हैं, ये पहचान में नहीं आती हैं, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। इसके बाद में देयर इज़ अ रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, और ये जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, दिस इज़ अ सिंगल वेस्कुलर बंडल यू कैन सी। इस तरह से पूरे स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 8 से लेकर के 12 तक हो सकती है। जनरली स्टेम में 8 वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इन 8 वेस्कुलर बंडल्स में से 4 वेस्कुलर बंडल्स छोटे होते हैं, जिन्हें हम फोलियर वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल्स से जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स की जो सप्लाई जो जाती है वो लीफ को जाती है। इसीलिए ये वेस्कुलर बंडल जो छोटे साइज़ के होते हैं वो फोलियर वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। तो इन 4 फोलियर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये पेयर के रूप में मौजूद होते हैं। इस तरह से टोटल 2 पेयर्स ऑफ फोलियर बंडल्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा रिमेनिंग 4 वेस्कुलर बंडल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, और इन वेस्कुलर बंडल्स को एक्सियल वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है या स्तंभीय वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। लेकिन ऑल द वेस्कुलर बंडल्स, चाहे वो फोलियर हो चाहे वो एक्सियल वेस्कुलर बंडल हो, ऑल द वेस्कुलर बंडल्स आर
conjoint, collateral and enlarged and open type of vascular bundles. मैंने आपको पहले भी बताया है conjoint और collateral vascular bundles क्या होते हैं. conjoint vascular bundles के अंदर मैं फिर बता देती हूँ, जो vascular tissues होते हैं उसमें आउटसाइड पे आपका फ्लोएम होता है और इनर साइड के ऊपर आपका जाइलम होता है. पर ये दोनों फ्लोएम एंड जाइलम ये दोनों एक ही रेडियस के ऊपर जब अरेंज होती है तो ये वैस्कुलर बंडल्स आपके कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं. और कोलेट्रल माने जब फ्लोएम सिर्फ बाहर की तरफ हो तो उसे हम कहते हैं कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल. तो इस तरह से कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्ज माने जो जाइलम के दो एलिमेंट्स होते हैं, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. तो जब प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर फेसिंग टूवर्ड्स पिथ रीजन तो ये वैस्कुलर बंडल्स एंडार्ज टाइप के वैस्कुलर बंडल्स कहलाएंगे. एंड व्हेन द कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लोएम एंड जाइलम, तो वैस्कुलर बंडल्स में जब इन दोनों के बीच के अंदर जब कैम्बियम की थिन स्ट्रिप मिलती है तो ये वैस्कुलर बंडल जो हैं ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं. तो यानी कि स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. तो इस तरह से बिल्कुल टिपिकली एक डाइकॉट स्टेम की तरह जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, सिमिलरली वो एक रिंग में अरेंज होते हैं. उनकी संरचना भी एक डाइकॉट स्टेम के समान ही होती है. और ये जो वैस्कुलर बंडल्स जो आपके पाए जाते हैं, इसके जस्ट बाद जो नीचे का रीजन है आपका, यानी सेंटर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड द पिथ. पिथ जो होती है वो अर्लियर स्टेज के ऊपर इट इज़ पैरेन्काइमेटस. बस जैसे ही स्टेम मैच्योर होता है the cells become lignified and converted into sclerenchymatous type of thick walled cells. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आपके वैस्कुलर बंडल्स के अंदर आपका जाइलम जो है ये ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है. जो प्राइमरी जाइलम होता है उसके अंदर ट्रैकीडल सेल्स के साथ साथ वेसल्स का पाया जाना, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो रिजेंबल करता है एंजियोस्पर्म्स से. तो एफिड्रा इस फीचर के कारण एंजियोस्पर्म्स से रिजेंबल करता है. और वेसल्स जो होती हैं इसमें एफिड्रा के अंदर, ये वेसल्स मॉडिफाइड ट्रैकीड्स होती हैं क्योंकि ये ट्रैकीडल सेल्स के मॉडिफिकेशन से ये वेसल्स बनती हैं. फ्लोएम जो होता है वैस्कुलर बंडल के अंदर, ये फ्लोएम बेसिकली ये सीव सेल्स का, फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथ में एल्ब्यूमिनस सेल्स का बना होता है. और जो एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ कंपेनियन सेल्स. तो इस तरह से जो आपके जाइलम और फ्लोएम की जो संरचना है वो काफ़ी कुछ एंजियोस्पर्म्स के समान दिखाई पड़ती है. इसीलिए इस ग्रुप को काफ़ी इवोल्व्ड ग्रुप कहा जाता है, एडवांस ग्रुप कहा जाता है. जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये रिंग में अरेंज होते हैं. तो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच की जो जगह होती है या स्पेस या टिश्यू जो होता है वो मेड्यूलरी रे रीजन कहलाता है. सो दिस इज़ मेड्यूलरी रे रीजन. दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच का रीजन मेड्यूलरी रे रीजन कहलाता है. अगर हम नेक्स्ट इमेज पे अगर हम मूव करते हैं तो यू कैन सी in the next image you can see this is the longitudinal section of the nodal region of the ephedra. As I told you earlier also कि ephedra stem is differentiated into nodes and internodes and nodes are very prominent. और जब हम node के through longitudinal section या लंबवत काटते हैं तो you can see there is a presence of nodal diaphragm. ये जो nodal diaphragm होता है this is nodal diaphragm. ये जो नोडल डायफ्राम है ये थिक लिग्निफाइड सेल से बना होता है और ये एक पिक्यूलियर फीचर है एफिड्रा के स्टेम का.
जब हम स्टेम को अगर तोड़ेंगे तो ये नोडल रीजन से, इस नोडल डायफ्राम रीजन से ये ब्रेक होगा। तो दिस इज the presence of nodal diaphragm is also a peculiar character of ephedra stem. Again we move to the previous slide where we were studying about the transverse section of the young stem and जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कैम्बियम। तो ये कैम्बियम जो होती है, ये कैम्बियम जब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम होती है, दिस इज कॉल्ड द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ में इन दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो आपकी सेल्स होती हैं मेडुलरी रीजन की, these cells, ये cells these cells become meristematic and form the interfascicular cambium। इस तरह से कंटिन्यूअस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्यूज़ होती है हर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसके साथ में, और इस तरह से एक कंप्लीट रिंग बना लेती है। दिस रिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ या फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। नाउ दिस interfascicular and intrafascicular cambium forms a complete ring of cambium, and this cambium ring provides secondary phloem towards the outside and secondary xylem towards the inner side। तो इस तरह से जब कैम्बियम सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है तो इसमें से जो सेकेंडरी वुड जो बनता है, वो सेकेंडरी वुड जो दो सीजन का बनता है, एक वन इज ऑटम सीजन एंड अनदर इज द स्प्रिंग सीजन। तो यू कैन डिफरेंशिएट इट। ये जो सेकेंडरी जाइलम है, इस सेकेंडरी जाइलम में यू कैन डिफरेंशिएट कि कौन सा रीजन आपका ऑटम सीजन का है और कौन सा आपका स्प्रिंग सीजन का है। ऑटम सीजन का जो आपका वुड होगा उसके अंदर जो ट्रकीडल सेल्स होंगी या वेसल्स जो होंगी, दे हैव अ ब्रॉड ल्यूमन और उनकी जो लेंथ होगी वो भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द वुड दैट इज़ फॉर्म्ड इन द ऑटम की, सॉरी मैंने गलत बोला है, ऑटम के अंदर जो कि पतझड़ का टाइम होता है या ऑटम सीजन के अंदर आपके वाटर कंडक्शन का काम कम होता है, तो जो ट्रकीडल सेल्स और वेसल्स जो होती हैं इनकी ल्यूमन जो होगी वो नैरो होगी एज कंपेयर टू द वुड दैट इज़ फॉर्म्ड इन द स्प्रिंग सीजन, जिसके अंदर इनकी जो ल्यूमन होगी आपके जाइलरी एलिमेंट्स की वो ब्रॉड ल्यूमन होगी, उनकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो कंप्लीट वुड बने इन बोथ द सीजन्स ऑटम एंड स्प्रिंग, ये कंप्लीट वुड इज कॉल्ड द एनुअल रिंग। और इस तरह से एक ही कैम्बियम रिंग की आपकी सक्सेसिवली एक्टिविटी से हर साल वो एक्टिवेट होगी और हर साल वो सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। इस तरह से कंटिन्यूअस एफिड्रा प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है। देयर इज़ अनदर चेंज जो कि आपको नज़र आएगा, वो है पिथ रीजन में, जो कि पिथ जो होती है जो कि पेरेन्काइमा की बनी होती है, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी इन ए मैच्योर्ड स्टेम दिस पिथ इज पेरेन्काइमेटस पिथ इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ। और साथ में देयर आर सर्टेन सेल्स दैट आर फिल्ड विद टैनिन, यू कैन ऑब्जर्व। So in this manner secondary growth takes place in the ephedra stem. That's all about my today's lecture. Tomorrow we will study about the second part of the internal structure of ephedra, where we will study about the radial longitudinal section and tangential longitudinal section of the stem of the ephedra, and along with the anatomy of root and leaf of ephedra. That's all about my today's lecture. Thank you.